alternating current. Chapter is alternating current. Alternating current का एग्जाम्पल क्या होगा? It should change direction, changes direction periodically. Changes direction periodically. That is alternating current. जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ऐसा ग्राफ है अगर, तो दिस इज बेसिकली योर साइनोसॉइडल AC. करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ग्राफ ऐसा है मान लो, दिस इज ट्रायंगुलर वेव AC. जैसे मान लो ऐसा कुछ है, दिस इज स्क्वायर वेव AC. ठीक है, तो ये तीनों ही एग्जाम्पल किस चीज के हो गए? ऑल्टरनेटिंग करंट के एग्जाम्पल्स हो गए. किसी में हमारा साइनोसॉइडल AC है, किसी में ट्रायंगुलर AC है, ट्रायंगुलर वेव AC है, किसी में स्क्वायर वेव AC है. सपोज करो ऐसा कुछ बना दूं, is this AC or DC? This is not AC, this is technically DC. It is not changing direction, not changing direction periodically. पहली बात तो इसमें डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई. अब तुम कहोगे ये DC कैसा है? Obviously this is fluctuating DC. This is like a fluctuating DC. Am I right? But AC मत बोलना इसे, हाँ या ना? ऐसे ही मान लो इस टाइप का ग्राफ बना दिया, दिस इज ऑल्सो DC, या ऐसे बना दिया, दिस इज ऑल्सो DC, दिस इज नॉट AC. This is an example of DC, this is an example of DC, this is also an example of DC. हाँ या ना? ये सबको समझ में आ गया गाइज? अरे भाई लिख लिया है, नहीं लिख लिया? सर एक सेकंड लिखने दो. लिखो. हो जाए तो बता देना. हो गया सर. गुड. इसके बाद सपोज करो, इसके बाद सपोज करो याद करेंगे साइनोसॉइडल AC कैसे बनता था. साइनोसॉइडल AC कैसे बनता था याद आ रहा है? मैंने कराया था AC जनरेटर. उसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बनी थी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बनी थी, याद आया कुछ? उसमें एक कॉइल होती थी, मैग्नेटिक फील्ड होती थी ऐसे,
मैग्नेटिक फील्ड होती थी, एक कॉइल होती थी, आउटपुट कैसे लेते थे, कंप्लीट रिंग कॉम्यूटेटर से लेते थे। ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, इस कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया। मैंने कराया था ये चीज किसमें, चैप्टर था ईएमआई, याद आ रहा है। T0 पे ये ओरिएंटेशन है, T0 पे ये ओरिएंटेशन है, फिर ये कुछ देर बाद एंगल थीटा से घूम जाएगा, कुछ देर बाद ये एंगल थीटा से घूम जाएगा, ये थीटा हमारा ओमेगा टी हो जाएगा, ये थीटा हमारा ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, एम आई राइट। और उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। और नंबर ऑफ टर्न्स n थे, ये n हो गए टर्न्स ऑफ आर्मेचर। उसके बाद हमने डी फाइव बाई डी टी कहा था, डी फाइव बाई डी टी कितना होगा, ये 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, वैसे ही साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, थीटा इज ओमेगा टी। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये बन गया हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हम ये कह सकते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसा बना, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हमारा, या फिर तुम कहोगे कॉस ओमेगा टी बन रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। इसे मान लो इनिशियल फेज, इसको मान लो इनिशियल फेज एट टाइम टी इक्वल टू 0। बेटा ध्यान रखना, साइनोसॉइडल का मतलब ये नहीं कि साइन का फंक्शन है, इस फंक्शन को साइनोसॉइडल बोलते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। यहाँ पर वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है, ये क्या हो गया, वोल्टेज की पीक वैल्यू। दिस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाय NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। कैसे गिवन है, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, b हो गया मैग्नेटिक फील्ड, a हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एम आई राइट, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो जो हमारे घर पे आता है वो ये आता है, ऐसा साइनोसॉइडल वोल्टेज आता है। अच्छा, हमारे घर पे जो हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी 50 हर्ट्ज। जैसे यूएस के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 60 हर्ट्ज। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इंडिया की जो टरबाइन है, ये इसका पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा। पीरियड ऑफ अ फंक्शन समझ में आता है नहीं आता है, पीरियोडिक फंक्शन साइन का, जैसे साइन 3x है तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 3। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं, इंडिया की जितनी भी टरबाइन है, इंडिया की जितनी भी टरबाइन्स हैं, ये टरबाइन ही तो था, ये टरबाइन जो है वो सारी की सारी कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होंगी, 2 पाई 50 रेडियन पर सेकेंड से। ओमेगा बाई 2 पाई शुड बी इक्वल टू एफ। इंडिया में फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज, इसका मतलब इंडिया की सारी टरबाइन 100 पाई रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो जो स्वदेश मूवी चल रही थी, याद आ रहा है स्वदेश मूवी, शाहरुख खान, हीरोइन तो पता नहीं कौन थी, शाहरुख खान वाली स्वदेश मूवी देखी है किसी ने, अरे ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, कुछ कुछ ऐसे गाना था उसमें, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी ने नहीं देखी। बाई गॉड, ये नई जनरेशन ना मतलब क्या कर रही है। अबे शाहरुख खान की एक ही तो अच्छी मूवी आई है यार, देखिए तो देखी है ना, हाँ बोलो हाँ, देखी है ठीक है, तो वहां पर
एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है इंडिया के हर टरबाइन की, तो इसका मतलब वहां पे एंड में जो टरबाइन घुमा रहा होगा, तो दिस इज व्हाट द एंगुलर वेलोसिटी ही माइट बी ट्राइंग टू अचीव. गॉट इट और नॉट? ऐसे ही हमारा क्या बोलते हैं, यूएस के अंदर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टरबाइन कितनी हो जाएगी, 2 पाई 60 रेडियन पर सेकेंड. सही है? यहां तक का समझ में आ गया? लिख लिया सबने? नो सर. लेट्स सी. देखो ऐसा है, सपोज करो मैंने एक रेजिस्टर लिया, उसके अक्रॉस एक सोर्स लगा दिया, और कैसा सोर्स लगाया है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला सोर्स. कैसा लगाया है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला सोर्स. कैसा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. इसका मतलब क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स का मतलब क्या हो गया, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो एक सेकंड में 50 बार पोलैरिटी चेंज होगी. एक सेकंड में 50 बार पोलैरिटी चेंज होगी. ये समझ में आया कि नहीं आया? होगी या नहीं होगी? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/50 सेकेंड हो जाएगा ना, 1/50 सेकेंड हो जाएगा. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पोलैरिटी इसकी कभी तो ये प्लस है ये माइनस है, फिर 1/50 सेकेंड के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, फिर 1/50 सेकेंड के बाद ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा. एम आई राइट? अब मुझे ये दिया हुआ है कि ये वोल्टेज लगा दी, अप्लाई कर दी हमने, तो क्वेश्चन माइट बी कि हमारा करंट कितना जाएगा, करंट कितना जाएगा, फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. तो इसमें लगाएंगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें लगाएंगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ. और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए वो किसी इंस्टेंट पे लगेगा. वो कैसे लगेगा गाइस, किसी इंस्टेंट पे लगेगा. और किसी इंस्टेंट पे लगेगा तो किसी इंस्टेंट पे तुम पोलैरिटी क्या कर लेना, अज्यूम कर लेना, पोलैरिटी अज्यूम कर लेना. ये बात समझ में आई या नहीं आई? व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी अज्यूम कर लेना? इसका मतलब ये है कि भाई किसी इंस्टेंट पे ऐसे मान लो, इसको मान लिया प्लस और इसको मान लिया माइनस, करंट मान लिया ऐसे. अब लगा दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ. क्या कहोगे, V माइनस आई आर इक्वल टू 0. ये V हो गया, V माइनस आई आर इक्वल टू 0. ये हो गया तुम्हारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ एट सम इंस्टेंट. लूप लॉ लगा दिया. तो हम ये कह सकते हैं करंट एट दैट इंस्टेंट इज पोटेंशियल एट दैट इंस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस. सो क्या मैं कह सकता हूं कि करंट भी हमारा साइनोसॉइडली बनेगा. करंट कैसे बन जाएगा, वी नॉट बाय आर, वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. सही है? ये सबको चमका या नहीं चमका? क्या मैं ये कह सकता हूं ये वी नॉट बाय आर क्या हो गया, ये करंट की पीक वैल्यू हो गई, ये करंट की पीक वैल्यू हो गई. दूसरी चीज क्या कह सकते हैं, जब मैं ओनली रजिस्टर लगा रहा हूं, जब मैं ओनली रजिस्टर लगा रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो करंट है वो भी ऑल्टरनेटिंग बना, जब पोटेंशियल अप्लाई किया था वो भी ऑल्टरनेटिंग किया था. और एक और चीज हमने नोटिस करी, ये वैल्यू दोनों के अंदर सेम है, ये वैल्यू दोनों के अंदर सेम है. तो क्या मैं कह सकता हूं वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट सर आर इन, voltage and current are in same phase. What do you mean by same phase? इसका मतलब समझोगे. सेम फेज का मतलब है कि जब हमारा वोल्टेज की पीक वैल्यू आएगी तो करंट की भी उसी साथ साथ पीक वैल्यू आएगी.
जब इसका 0 होगा तो वोल्ट करंट भी 0 होगा, इसका ट्रफ आएगा तो इसका भी ट्रफ आएगा, फिर इसका पीक आएगा तो इसका भी पीक आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमारा ये वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टी है तो ये हमारा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा, एंड दे आर गोइंग टू बी इन सेम फेज। Peaks come together, zero comes together, troughs come together. Am I right? The only thing is कि इसकी peak value हो गई V0 और इसकी peak value हो गई V0 by R। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आपने ना शायद ग्राफ गलत बना दिया, हो भी सकता है मैंने गलत बना दिया, बट आई डोंट थिंक सो। वो ये कहते हैं इसकी पीक वैल्यू आपने कम बनाई, इसकी ज्यादा बना दी। मैंने कहा आर फ्रैक्शन ले लो। ऐसे मत कहो ना कि पीक दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं तो आर फ्रैक्शन ले लूंगा तो बड़ा बन ही जाएगा, हाँ या ना? अरे आर को 1/2 ओम ले लो, हाँ या ना? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये वैल्यू मान लो 5 है तो ये आर 1/2 लूंगा तो ये 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये मत कहो कि मैंने गलत बना दिया। दो अलग अलग चीजें, क्यों इनकी पीक वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो? यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि करंट की पोटेंशियल की पीक वैल्यू अपॉन करंट की पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर। ये सबको चमका या नहीं चमका? यस सर। पक्का? हाँ सर। अब सुनो, मान लो हमने सर नोट करना। हाँ नोट करो, नोट करो। मैं क्या बता रहा था भाई? मैं बता रहा था, हाँ, वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन करंट की पीक वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? आर। अच्छा, अब मान लो ये हमारा, इस पूरी एक्सरसाइज के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बना कि अगर ये कोई रेजिस्टर है, ये कोई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करी, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, रेजिस्टेंस था आर, तो इसमें करंट जाएगा, वो भी ऑल्टरनेटिंग जाएगा, वो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब मैंने यहां पर लगा दिया सपोज एमीटर। ये एमीटर क्या नापेगा? व्हाट विल दिस एमीटर मेजर? एमीटर की रीडिंग क्या होगी? क्या एमीटर की रीडिंग पीक वैल्यू होगी? आई नॉट होगी? नहीं, एमीटर की रीडिंग 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। भाई ये 0 क्यों होगी? कोई मुझे बता सकता है? जो एमीटर आज तक हम सोचते आए हैं, वो एमीटर बेसिकली किस चीज पे बेस्ड होते हैं? किस चीज पे बेस्ड होते हैं? वो एमीटर बेस्ड होते हैं, रियल लाइफ में देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड। किस चीज पे बेस्ड होते हैं गाइस? कैलकुलेटर। गैल्वेनोमीटर पे। मतलब बेसिकली किसी गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करके एमीटर बनाते हैं, या किसी गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करके वोल्ट मीटर बनाते हैं। किसी को अगर याद ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, कुछ ऐसे करते थे, याद आ रहा हो तो, एक गैल्वेनोमीटर देते थे और ये बताते थे कि भाई इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट आईजी होता था, इसकी रेजिस्टेंस आरजी होती थी, और फिर कहते थे कि इसको एमीटर में कन्वर्ट करो, इसको एमीटर में कन्वर्ट करो, ऑफ रीडिंग बताए थे 0 से लेकर आई तक। तो जब आई भेजेंगे, जब इस सर्किट में आई भेजेंगे तो गैल्वेनोमीटर में कितना जाना चाहिए? गैल्वेनोमीटर में कितना जाना चाहिए? आईजी। तो इसमें एक शंट लगा देते थे, उस शंट में कितना चला जाना चाहिए? आई माइनस आई जी। हाँ या ना? उस शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे कह सकते हैं कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम एज ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस? तो हम ये कह सकते हैं आई जी इंटू आर जी, आई जी इंटू आर जी इज आई माइनस आई जी इंटू आर शंट। ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, जो कि हमने डिटेल में कब किया था? डीसी सर्किट्स में। किसमें किया था? चैप्टर डीसी सर्किट्स में। और दूसरा हमने क्या क्या सीखा था उसमें, उसी चैप्टर में? गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर, कि भैया हमारे पास, हमें चाहिए वोल्ट मीटर की रेंज बताए थे 0 से
V वोल्ट तक। तो हम कहेंगे पूरे गैल्वेनोमीटर उठाया, उसके सीरीज में एक और रजिस्टर लगा दिया, सो दैट कि जब इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए V, ये वाला V, तब इसमें करंट जाए IG। एम आई राइट? तो हम ये कह सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कह देंगे V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर। ये सीरीज में R लगा दिया, तो ये होल थिंग विल बिहेव, दिस होल थिंग विल बिहेव लाइक अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से V वोल्ट। जब गैल्वेनोमीटर में हमारा IG जा रहा होगा तो V वोल्ट रहा होगा, IG का आधा जा रहा होगा तो V/2 रहा होगा। एम आई राइट गाइस? ये था हमारा गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का कन्वर्जन। अगर कोई भूल चुका है तो प्लीज डीसी सर्किट्स का वीडियो देख लेना। ठीक है यहां तक? तो स्टोरी कहां पे थी, ये तो मैं कुछ रिवाइज करा रहा था। मैं तो ये बोलना चाह रहा था कि यहां पर जो एमीटर लगाया है वो कैसा एमीटर लगाया है, वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर बेस्ड एमीटर है। और वो गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, अब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ galvanometer. So basically the topic is moving coil galvanometer. गैल्वेनोमीटर का आइडिया क्या था? छोटे स्मॉल करंट्स को नापता था। क्या नापता था गाइस? ये स्मॉल करंट्स को नापता था। छोटा सा करंट देते थे तो जो सुई जो होती थी वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी, और वो जो डिफ्लेक्शन होता था एंगल थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता था। जो एंगल जिससे डिस्प्लेस होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता था। एम आई राइट गाइज? ठीक है? इसको कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन बताता हूं। टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इधर देखने का कष्ट करें। सपोज करो यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, ठीक है? और यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गई, यहां पे एक कॉइल रख दो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लो, टर्न्स एन ले लो, इसको एक वायर से टांग दिया, इसको किसी वायर से टांग दिया कॉइल को। अब इसमें करंट भेजो, करंट भेजो। इस कॉइल में करंट भेजोगे तो इस पे टॉर्क लगेगी या नहीं लगेगी? किसी को याद आ रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास लूप होता है, लूप होता है, उसमें करंट जाता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी होती है? एम वेक्टर होता था NIA, इसका मैग्नीट्यूड तो NIA होता था, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद आ रहा है? ये और डायरेक्शन कैसे निकालते थे? कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब होता है वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको हमने, या मैग्नेटिक डाइपोल है उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस पे टॉर्क लगता था। टॉर्क कितना लगता था? M क्रॉस B, M क्रॉस B। सही है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं जब इस वाले लूप में ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा ऐसे M, M हो जाएगा NIA, हाँ या ना? उसके कारण टॉर्क कैसे लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। टॉर्क कैसे लगेगा? M आउट ऑफ क्रॉस, द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन।
मतलब देखो मैंने कहा था कि भाई एम वेक्टर ऐसे होता है और डाउनवर्ड। बी ऐसे होता, तो टॉर्क की टेक्निकल डायरेक्शन तो क्या होगी, एम क्रॉस बी अंदर की तरफ, ये टॉर्क की डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट से सोचिए। लेकिन मैंने कहा था एम और बी अलाइन करने की कोशिश करता है, एम और बी अलाइन करने की कोशिश करता है, और ये कितना हो जाती है टॉर्क, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो यहां पर एम वेक्टर ऐसे था, बी वेक्टर ऐसे था, तो टॉर्क कैसे लगेगा, ये एम और बी अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे घूमेगा, ये वाला बाहर की तरफ आ जाएगा और ये वाला पीछे की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और टॉर्क की वैल्यू कितनी है इस इंस्टेंट पे, टॉर्क की वैल्यू है एम बी साइन 90, एम बी साइन 90, एम आई राइट गाइस, गॉट इट और नॉट? नहीं चमका तो पूछो, शुड आई एक्सप्लेन अगेन? सर मुझे बता दो। कौन था ये बता दो पहले। मानस। भाई तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया लग रहा है, क्या समझ में नहीं आया? ये लूप था, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी जिसमें रखा गया था, इस पे टॉर्क कैसे लगेगा, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी की टेक्निकल डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, टेक्निकल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क तो ये हो जाएगी, लेकिन टेक्निकल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क तो हमेशा अलोंग द एक्सिस होती है। हमने कहा था कि ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचो कि हम टॉर्क कैसे लग रही है, वो इसको एम और बी को अलाइन कराना चाहता है। अब एक पेन पकड़ो ना यार, हाथ से एक पेन पकड़ो, एक पेन तो तुमने क्रॉस के डायरेक्शन में डाल दिया और बी की डायरेक्शन में एक और पेन रखा, अब एम को घुमा के बी की तरफ लेके जाओगे, एम को घुमा के बी की तरफ लेके जाओगे तो ये लूप की हालत ये हो जाएगी। एम आई राइट? यस सर। ऐसे घूमने की प्रयास करेगा ये, हाँ या ना? और इस इंस्टेंट पे टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, टॉर्क की वैल्यू थी एम बी साइन 90, हाँ या ना? एम कितना था, एन आई ए बी, एन आई ए तो एम हो गया, बी साइन 91 हो गया, ये टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क इसे घुमा रहा है। अब ये घुमाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा से घुमा दिया। अब मैंने कहा जो ऊपर एक वायर से टांगा हुआ था उसमें ट्विस्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोल सकता हूं ट्विस्ट आ जाएगा इस ऊपर वाले वायर में। ये वायर का जो ट्विस्ट है उसके कारण से ये वायर वापस आने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। अब आधे बच्चों को तो यही याद नहीं आ रहा कि ऐसे रिस्टोरिंग टॉर्क होती थी कोई, कुछ याद आ रहा है? एक चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था टॉर्जन, हाँ सर। क्लास 11th में। टॉर्जन में हमने ये कहा था कि एक सिलेंडर ले लो, एक सिलेंडर ले लो, इसका रेडियस है r, इसका लेंथ है l, सॉलिड सिलेंडर है, ऊपर से कर दिया था, क्या कर दिया था, वेल्ड, ऊपर से कर दिया था वेल्ड, और फिर मैंने नीचे वाले फेस पे लगाई थी टॉर्क, नीचे वाले फेस पे लगाई थी टॉर्क। यहां पर एक लाइन बना लेते हैं जस्ट फॉर फन सेक, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इस पे लगाई टॉर्क इस प्रकार, ऐसे टॉर्क लगाएंगे तो ये पूरा चीज ट्विस्ट हो जाएगा और ये ट्विस्ट होके ऐसे हो जाएगा। एम आई राइट? ये पॉइंट P था, ये Q था, ये P डैश पे चला जाएगा, ये Q डैश पे चला जाएगा, और हम ये कह सकते हैं ये एंगल थीटा से घूम गया। याद आया नहीं आया? नहीं आया। ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर के ऊपर वाले फेस को तो कर दो फिक्स, ऊपर वाले फेस को तो चिपका दिया, और चिपका के जो नीचे वाला फेस है उस पर टॉर्क लगाई तो ये ऐसे घूम जाएगा। ये हमारा A यहां पे आ जाएगा और ये एंगल थीटा से ट्विस्ट हो गया। समझ में आई बात है नहीं आई? याद आ रहा होगा
मैंने कहा था दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, दिस टॉर्क वाज पाई r4 बाय ए थीटा एल, नहीं 2 इतना था, पाई r4 बाय 2 ईटा एल। हम ये कह रहे थे, तो हमारा इसको सी थीटा लिख देते थे, सी होता था टॉर्जन कांस्टेंट, टॉर्जन कांस्टेंट, और टॉर्जन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती थी, पाई ईटा r4 बाय 2l। ये याद रखना भाई, टॉर्जन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, पाई ईटा r4 बाय 2l, और फिर टॉर्क हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में क्या हुआ, जो ये वाली टॉर्क है ये तो इसको घुमाने की कोशिश कर रही है, और फिर जब ये थीटा से घूम गया, जब ये थीटा से घूम गया, तो ये जो वायर है ये एक तरीके से सिलेंडर है, ये एक तरीके से सिलेंडर है, इसमें ट्विस्ट आ गई ना, इसमें ट्विस्ट आ गई, उसके कारण से थीटा से ये घूम गया, तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो गई। रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी हो जाएगी, सी थीटा। तो हम ये कहेंगे ये घुमाने वाली टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएगी, उस थीटा पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा लूप। अब तुम्हें समझ में आया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या था, यही तो करना था। क्या करना था, हमारे पास आ रहा है NIAB इज सी थीटा, कैन आई से थीटा इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट भेजोगे उतना ज्यादा थीटा से घूमेगा, जितना ज्यादा करंट भेजोगे उतना ज्यादा थीटा से घूमेगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी NAB बाय सी इंटू आई। हाँ या ना, दैट वाज द होल प्रेमाइस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ज्यादा करंट भेजो ज्यादा थीटा से घूम जाएगा। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आता है करंट सेंसिटिविटी। क्या आता है, करंट सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कोई सोच सकता है करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब है स्मॉल करंट पे लार्ज थीटा आई, स्मॉल करंट पे लार्ज थीटा आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं छोटा सा करंट भेजूं बड़ा सा डिफ्लेक्शन, तो छोटा सा करंट भेजूं और बड़ा सा डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब ये चीज लार्ज होनी चाहिए, ये चीज लार्ज होनी चाहिए। एम आई राइट गाइज? तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, हाउ कैन आई इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी? I can increase the current sensitivity of galvanometer by increasing N, by increasing A, by increasing B, or by decreasing C. Am I right, guys? Yes, sir. ये तो डिस्कनेक्ट ही हो गया भाई कोई एक तो। अनुष्का मैसेज आया। What do I mean by कि गैल्वेनोमीटर मेरा सेंसिटिव है? इसका मतलब छोटा सा करंट भेजूं तो बड़ा सा डिफ्लेक्शन आए। Am I right? यही तो मतलब हुआ ना सेंसिटिव होने का, यस सर। कि छोटा सा करंट भेजूं तो बड़ा सा थीटा बने। हाँ या ना? इसका मतलब बड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब करंट सेंसिटिव, इसको इस क्वांटिटी को करंट सेंसिटिविटी बोल देते हैं, NAB बाय सी को, इसको करंट सेंसिटिविटी बोल देते हैं। और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है? हम ये कह सकते हैं या तो N बढ़ा दो, या A बढ़ा दो, या B बढ़ा दो, या C टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ वायर घटा दो। एम आई राइट? यहां यस तक का सर। समझ में आया? यस सर। तो हमने ये कह दिया कि यहां पर बेसिकली हमने क्या कहा था, टॉर्क वाज NABI इज सी थीटा, तो इसका मतलब थीटा विल कम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर थीटा विल कम आउट टू बी NAB बाय सी इंटू आई। यहां तक का समझ में आ गया? किसी को ये रियलाइज हुआ है मैंने ये रॉन्ग किया है, दिस होल थिंग इज रॉन्ग? कैन आई टेल यू हाउ इट इज रॉन्ग? जब ये थीटा से घूम गया तो एरिया जो हमारा M वेक्टर है वो ऐसे हो जाएगा, B वेक्टर ये होगा,
इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मैंने टॉर्क गलत लिखी है, ये टॉर्क होगी ही नहीं। ये टॉर्क तो इनिशियल टॉर्क है, जब ये इक्विलिब्रियम पे माना कि थीटा एंगल पे घूम गया, जब करंट आई गया तो थीटा एंगल पे घूम गया, वहां पे थीटा एंगल पे घूम गया, वहां पे इक्विलिब्रियम मान रहा हूं मैं। तो यहां पर मुझे टॉर्क m क्रॉस बी लोगे तो m क्रॉस बी लोगे तो कितना आना चाहिए था, एम बी साइन 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू सी थीटा। ये आ जाएगा NIA B cos theta is C theta, and this is a big blunder. This is a big blunder, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि योर थीटा जिससे डिफ्लेक्ट हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि एक cos थीटा का टर्म भी आ गया। तो किसी को समझ में आ गया मैंने जो ये किया है ये गलत है? किस किस को समझ में आ गया गलत है? हाँ सर आ गया। आ गया ना? अब इसको सही कैसे करते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इसे रखा गया था वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं होती। मैंने कैसे रखा था? मैंने कहा था कि यहां पर लगा दो नॉर्थ पोल और यहां पे लगा दो साउथ पोल, ऐसे मैग्नेट लेके। मैंने तो यहां पे नॉर्थ पोल बोल दिया, यहां साउथ पोल बोल दिया, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दी, और यहां पे लूप ले लिया, सही है। और यहां पे ऐसे करके ऊपर एक वायर से टांग दिया, ऊपर एक वायर से टांग दिया, और उसके बाद ये m वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया। m क्रॉस b कर रहे थे, ऐसे नहीं करते। उसकी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं उसका नाम कहीं पढ़ा होगा गलती से अगर एनसीईआरटी खोल ली हो तो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, जो हमने मैग्नेट लिया वो इस टाइप का लिया, इस टाइप का मैग्नेट लिया। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार की होगी? ऐसे। गॉट इट? इसके अंदर टांग देते हैं इसे, 3D में होगा, इसके अंदर लूप को टांगते हैं इस प्रकार से। पहले तो इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोलते हैं? पहले तो इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोलते हैं? अगर मैं टॉप व्यू देखूं, अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस टॉप व्यू में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देंगी? ये ऐसे दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार का दिखेगा। इसका आइडियलाइज्ड केस क्या हो जाएगा? ऐसे। हालांकि ऐसी फील्ड लाइन हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कॉर्नर नहीं आ सकते, कॉर्नर नहीं आ सकते, फील्ड लाइन में कॉर्नर नहीं आ सकते। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये प्रॉपर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? सर ऊपर कर दो थोड़ा सा। ये समझ में आ रहा है? रेडियल, तुम कहोगे रेडियल कैसे हो गया ये? यार ये रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड नहीं हो गया? एक सर्कल बनाऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड हैं, रेडियस के अलोंग इनवर्ड्स हैं, और रेडियस के अलोंग आउटवर्ड्स हैं? सही है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसलिए इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। लेकिन ऐसा आइडियल केस तो बन नहीं सकता।
अब इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, इससे ये होगा जो तुम्हारी टॉर्क लगेगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा लगेगी। कैसे? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, और हमने लूप जो बनाया था उसका एक पोर्शन ऐसे दिख रहा था, ऊपर वाला वायर, यहां पर वायर में अंदर करंट जा रहा होगा और यहां पर वाले वायर में बाहर करंट आ रहा होगा। सही है? इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा। फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा? इस वाले वायर पे जो बाहर करंट आ रहा है उस पे इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा L क्रॉस बी। आई L क्रॉस बी करूंगा तो ऐसे फोर्स लगेगा, और इस वाले वायर पे फोर्स कैसे लगेगा? आई L क्रॉस बी ऐसे है, L क्रॉस बी करूंगा ऐसे फोर्स लगेगा, कपल बनेगा, और उस कपल के कारण जो टॉर्क लगेगा वो होती थी हमारी F इंटू एल। एफ हो जाएगा बी आई एल इंटू एल, तो ये आ जाएगा B इंटू आई एल स्क्वेयर, ये आ जाएगा बी ए। एम आई राइट? टर्न्स एन है तो एन बी ए, ये टॉर्क लगेगा। अब कहानी ये बनती है कि यूनिफॉर्म फील्ड होती तो दिक्कत आ रही थी, जब ये घूम जाता था तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती थी? M क्रॉस B से निकालते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब थोड़ी देर बाद ये घूम गया, थोड़ी देर बाद ये ऐसे घूम गया, मान लो ऐसे हो गया, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां वाला जो वायर है इस पे फील्ड कौन लगाएगा? ये वाली फील्ड। इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये वाली मैग्नेटिक फील्ड। L क्रॉस बी करोगे, L क्रॉस बी करोगे तो फिर से फोर्स ऐसे लगेगा, और जब ये वाले में करंट अंदर जा रहा है और फील्ड ऐसे है, ये वाली फील्ड, तो यहां पर L क्रॉस बी करेंगे तो फिर से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा? F इंटू एल लगेगा। एम आई राइट गाइज? कपल के कारण टॉर्क क्या लगेगा? F इंटू एल लगेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? वो थीटा पे डिपेंडेंट नहीं रहा। पहले क्या था? फील्ड यूनिफॉर्म थी। पहले क्या था? फील्ड यूनिफॉर्म थी। पहले ये वायर ऐसे था, इसमें करंट बाहर आ रहा था, इसमें करंट अंदर जा रहा था, इस पे फोर्स लग रहा था ऐसे, इस पे फोर्स लग रहा था ऐसे। थोड़ी देर बाद ये घूम गया तो इस वाले में करंट बाहर आ रहा था, और L क्रॉस B करूंगा तो फोर्स लगेगा ऐसे और इस पे लगेगा फोर्स ऐसे। तो थीटा पे डिपेंडेंट टॉर्क आ गई या नहीं आ गई? लेकिन यहां पर फोर्स देखा जाए तो हमेशा कैसे हो जाएगा? ऐसे ही होगा। थोड़ा थोड़ा और ट्विस्ट हो गया, मान लो थोड़ा और टेढ़ा हो गया ये लूप, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक और डायग्राम बना लो सर ऐसे? थोड़ा ऊपर कर लो सर अभी। एक सेकंड रुक जाओगे, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो समझ में आ जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा। जब ये ऐसे हो गया, लूप ऐसे हो गया, अगेन फोर्स ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा। या फिर इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, या फिर इसको ऐसे एक और तरीके से सोच सकते हैं, ऐसे था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड था, हमारा पहले लूप की हालत थी बेटा ऐसे, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट था ऐसे, और इस पे टॉर्क कौन लगा रहा था? ये वाला बी। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई थी M क्रॉस बी, दैट इज एम बी साइन 90, एम बी साइन 90। सही है? जब ये लूप हो गया टेढ़ा, जब ये लूप हो गया टेढ़ा ऐसे हो गया, तो M तो हो गया, करंट ऐसे जा रहा है, M तो हो गया ऐसे बेटा, लेकिन जो टॉर्क लगा रहा है वो ये वाला B नहीं लगा रहा, टॉर्क लगा रहा है अब ये वाला B। अगेन टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम बी साइन 90। अब तुम्हें समझ में आया कि हमेशा एम बी साइन 90 ही रहेगा, थीटा पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब टॉर्क हमेशा एम बी साइन 90 रहेगा। तो जो मेरा गलती से पहले सही हो रहा था वो एक्चुअली में सही होगा, इज सी थीटा। पहले तो मैंने जो यूनिफॉर्म फील्ड में लगा के कर दिया था ना, वो गलत था। यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं होता ऐसा, यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं होता।
कौन से वाली फील्ड में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, ये यूनिफॉर्म फील्ड लेके करा था, ये यूनिफॉर्म फील्ड में ये चीज नहीं हो पाएगी। तो व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? इट मेक्स टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इट मेक्स टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इट ऑलवेज बिकम्स mb sin 90। एम आई राइट गाइज? किस किस को ये समझ में आया है? एवरीबॉडी? ये तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आएगा, मुझे मत कहना बाद में कि ये रेडियल, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज सो दैट टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बिकम्स mb sin 90। NIAB, it is always NIAB। am I right guys? हाँ हिया बेटा क्या कह रहे थे तुम? ये कह रहे थे कि इससे एवरेज करंट जीरो कैसे हो गया? am I right? Let us move back to what I was saying। I was simply saying कि ये रेजिस्टेंस है, यहां पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो हमारा करंट बन जाएगा से I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, एंड ये करंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज, दे विल बी इन सेम फेज। इज दैट फाइन? एक चीज तो ये रटवाई। फिर मैंने कहा यहां पर अगर एमीटर लगा दोगे तो ये एमीटर अगर हमारा किस चीज पे बेस्ड है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड है, तो ये कितना नापेगा? तो मैं तो ये कहूंगा ये एवरेज वैल्यू नापेगा और ये एवरेज वैल्यू 0 होगी। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि ये तो ऑसिलेट करेगा, ये तो ऑसिलेट करेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑसिलेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अगर हमारे पास ये m वेक्टर था और ऐसे b था, इस पे टॉर्क लगेगी, ये पूरी कॉइल घूमना चालू करेगी, ये पूरी कॉइल घूमना चालू करेगी, एक तरफ घूमने की कोशिश करेगी। 1/50 सेकेंड्स की देरी में, 1/50 सेकेंड्स के टाइम में डायरेक्शन उल्टी हो गई। अभी तो ये ऐसे घूमने का प्रयास कर रही थी, 1/50 सेकेंड के बाद ये कॉइल ऐसे घूमने का प्रयास कर रही है। एम आई राइट गाइज? तो क्या ये ऑसिलेट करती रहेगी क्या? एक सेकंड में 50 बार ऑसिलेट करेगी? मैं तो कहूंगा ये ऑसिलेट करेगी ही नहीं, क्योंकि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है तो पहले इसका मतलब जैसे ही टॉर्क लगेगी इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी तो फिर धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने की कोशिश करेगी। एम आई राइट? इतनी देर में डायरेक्शन चेंज हो गई। अब तुम्हें बात समझ में आई या नहीं आई कि वो कॉइल 50 बार ऐसे ऑसिलेट थोड़ी कर पाएगी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है उसे कि इनर्शिया इज लाइक कि मास का रोल प्ले करता है ना। तो इसका मतलब अगर किसी चीज का मास है तो एकदम से उसकी वेलोसिटी थोड़ी आ जाती है। इट टेक्स सम टाइम टू फॉर एक्सेलरेशन टू गेट सम वेलोसिटी। एम आई राइट? नहीं समझे? इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, टॉर्क लगे तो उसकी एक्सेलरेशन हो, फिर एंगुलर वेलोसिटी आए, फिर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो। तुम्हें लगता है कि एक सेकंड में 50 बार ये ऐसे ऐसे घूमेगा? हाँ या ना? हल्का सा पेन होगा, हल्का सा पेन है, उसको तुम शायद घुमा भी दो एक सेकंड में 50 बार। भारी पेन होगा तो उसे घुमा पाओगे? वो रेस्ट पे ही रह जाएगा। किस किस को ये चीज फील आई या नहीं आई? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? तो सर आप यही कह रहे हो कि वो ऑसिलेट नहीं मूव वो मूव ही नहीं करेगा, वो मूव ही नहीं करेगा क्योंकि मूव करने में टाइम लगता है, और उतने टाइम से, बहुत छोटे से टाइम के बाद डायरेक्शन उल्टी हो गई। अब वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा, वो चेंज ही नहीं हो पाएगा ना। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया भाई? तुम अगर पेन उठाओ और उसको ऐसे ऑसिलेट करो, बहुत तेज तेज कर पाओगे क्या? उस बॉडी का मास है या नहीं है? तो एक डायरेक्शन में टॉर्क लगानी चालू करी और उसका मास के कारण वो अगर घूमना चालू ही नहीं हुआ, इतनी देर में डायरेक्शन तुमने उल्टी कर दी, फिर वो घूमना चालू ही नहीं हो पाया, इतनी देर में कुछ
कुछ एक्सेलरेशन आई, फिर वेलोसिटी आएगी थोड़ी देर में, उतनी ही देर के अंदर फिर उल्टी डायरेक्शन आ गई, वो घूमेगा। अगर तुम कॉइल को बहुत हल्का मान लो तो शायद ऑसिलेट कर भी जाए 1 सेकंड में 50 बार, लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है कॉइल का तो तुम्हें लगता है वो घूमेगा। तो वो क्या दिखा देगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फेल हो जाता है ऐसे केसेस में। किसके केसेस में? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फेल्स इन केस of AC because it will not measure alternating current, it will give you alternating current की average value which is 0। अब AC को कैसे नापा जाए? AC को कैसे नापा जाए? तो it is measured by something called as heat based instruments, by something called as heat based instruments। कैसे इंस्ट्रूमेंट्स? हीट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। हीट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का लॉजिक ये है गाइस, मैं आगे कर दूं? अरे Yes, ये sir. क्या हो गया? हीट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, भाई हमारे पास कभी कोई करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, रजिस्टर में जाएगा तो हीट तो जनरेट होएगी या नहीं होएगी? हीट जनरेट होएगी ना। वो हीट जनरेट होएगी, उसको निकाल लो। हीट जनरेटेड इन 1 साइकिल निकाल लो, हीट जनरेटेड इन 1 साइकिल निकाल लो। अब इंस्ट्रूमेंट किस चीज पे काम करना चाहिए कि हमने हीट जनरेटेड इन 1 साइकिल निकाला, हीट जनरेटेड इन 1 साइकिल निकाला। अब हाइपोथेटिकल चीज मान लो कि कोई कांस्टेंट करंट, हाइपोथेटिकल चीज मान लो, हाइपोथेटिकल कांस्टेंट करंट मान लो, और अगर कोई कांस्टेंट करंट होता तो वो उतनी ही देर में सेम हीट जनरेट कर देता, सेम हीट जनरेट कर देता। उस हाइपोथेटिकल करंट की वैल्यू निकाल लोगे। समझे नहीं? फिर बोलूं मैं? हमने कहा किसी सर्किट में, किसी रजिस्टर में करंट जा रहा है, हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा? हीट जनरेटेड हो जाएगा, करंट टाइम का फंक्शन है, करंट का टाइम का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। करंट टाइम का फंक्शन स्क्वायर आर dt का इंटीग्रल 0 से लेकर टाइम t मान लो, टाइम t मान लो। अब ये तो तुमने करंट हीट जनरेटेड निकाल लिया रजिस्टर में इन 1 साइकिल मान लो, या कुछ टाइम t में मान लो। अब एक नया करंट मानो, करंट हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल को मान लो कांस्टेंट करंट। तो मैं कह सकता हूं सेम रजिस्टर में हाइपोथेटिकल करंट सेम टाइम में कितना हीट जनरेट करेगा? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये हाइपोथेटिकल करंट की वैल्यू नापी जा सकती है। एम आई राइट गाइज? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो क्या करेगा, गर्म हो जाए, गर्म हो जाए तो टाइम टी के अंदर वो कहेगा यार इतना करंट जा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर, एक टाइप से इक्विवेलेंट टाइप ले लिया कुछ। हाँ, एक तरीके से इक्विवेलेंट टाइप ले लिया कि तुमने कह दिया यार कोई फंक्शन है अगर करंट टाइम का, तो उससे हीट, उससे उसके कारण जनरेटेड हीट निकाली कुछ टाइम में, और फिर कहा कि यार मान लो कांस्टेंट करंट जा रहा होता तो उसने भी सेम हीट जनरेट करी होती, उसने भी सेम हीट जनरेट करी होती, तो वो हाइपोथेटिकल करंट कितना होता? एम आई राइट गाइज? Yes, sir. तो हीट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट इसी चीज पे काम करते हैं। और जितने भी हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट को नापते हैं, वो सारे के सारे हीट बेस्ड होते हैं। मूविंग कॉइल बेस्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड ना एमीटर यूज किया जाता है ना वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। ठीक है? एसी के केस में तो हम ये कहेंगे सपोज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो मैंने कहा मान लो ये करंट किसी रजिस्टर में गया तो हीट जनरेटेड इन 1 साइकिल कितना हो जाएगा?
बाय द वे साइकिल क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो हम कहेंगे हीट जनरेटेड इन वन साइकिल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इंटू आर इंटू डी टी का इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा। आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल कर दिया, ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी का इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा, इसी को कैपिटल टी बोल रहा था। तो पहले वाला मतलब दो पार्ट्स में टूट गया ये। पहले वाले का इंटीग्रल तो बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाय 2 साइन, कॉस का इंटीग्रल साइन होगा 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव नॉट डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा। सही है गाइज, ये हो गया 1 बाय 4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 2 फाइव नॉट माइनस साइन, टी को 0 पुट किया तो 2 फाइव नॉट टी बाय 2 आई नॉट स्क्वायर आर, गॉट इट। ओमेगा ओमेगा कट गया, साइन 4 पाई प्लस 2 फाइव नॉट कितना हो जाएगा साइन 2 फाइव नॉट, ये कट जाएगा, सेकंड टर्म तो कट गई, तो ये बन गया सिर्फ। तो करंट हम मतलब हीट जनरेटेड कितनी आ गई इन वन साइकिल, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। अब हम ये कहेंगे सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड एक हाइपोथेटिकल करंट में होती, तो करंट हाइपोथेटिकल स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि कांस्टेंट करंट माना है मैंने, आई स्क्वायर आर इंटू सीधा टी कर दिया। तो ये हाइपोथेटिकल कांस्टेंट करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो गया, ये हो गया। तो करंट रीडिंग विल बी नथिंग बट आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू। तो जो एमीटर नापेगा वो पीक वैल्यू नहीं नापता, क्या नहीं नापता, इट डज नॉट रीड पीक वैल्यू, इट रीड्स पीक वैल्यू बाय रूट टू। जैसे तुम्हें पता होगा घर पे हमें हमें कहते हैं 220 वोल्ट आता है, हमारे घर पे 220 वोल्ट आता है, यही बोलते हैं ना सर ये कर 220 वोल्ट पीक वैल्यू है या रीडिंग वैल्यू है, पीक वैल्यू है या रीडिंग वैल्यू है। तो रीडिंग ध्यान रखना इस एसी चैप्टर में जब भी वो कभी कहे 5 एम्पियर 10 एम्पियर 200 वोल्ट, अनलेस ही स्पेसिफाइज द पीक वैल्यू, इट इज ऑलवेज द रीडिंग वैल्यू, इट इज ऑलवेज द रीडिंग वैल्यू। इसका मतलब मेरे घर में पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू इस 220 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास पीक वैल्यू कितनी आ रही है 220 इंटू 1.414 वोल्ट। इसका मतलब मेरे घर पे पीक वैल्यू इतनी आती है, एंड दिस रीडिंग वाली वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरएमएस वैल्यू। कैसी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हाँ सर। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था, अब इसको आरएमएस क्यों बोलते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मीन्स, मान लो हमारे पास कोई सेट है x1 x2 नंबर्स हैं, x3 xn, या फिर चलो दो ले लेते हैं, पहले सेट में सिर्फ दो ही नंबर थे a और b। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए बी का अंडर द रूट। रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा? उल्टा पढ़ते हैं, स्क्वायर का मीन का रूट, वैल्यू का स्क्वायर का रूट। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर्स का मीन का रूट। क्या मैं कह सकता हूं क्यूब रूट मीन क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 2 की पावर 1/3। mth ऑर्डर मीन क्या हो जाएगा? mth ऑर्डर मीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a की पावर m प्लस b की पावर m का मीन का 1/m। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? फिर कोई डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं, कोई और ही। ठीक है, नेक्स्ट। इसके लिए क्या हो जाएगा? इस सेट के लिए क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 टिल xn बाय n। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड टिल xn की पावर 1/n। रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर टिल xn स्क्वायर, स्क्वायर्स का मीन का स्क्वायर रूट। सही है। और mth ऑर्डर मीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi की पावर m डिवाइडेड बाय n की पावर 1/m, होल की पावर 1/m। ये समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ध्यान रहे, ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन डिफाइन करे हैं। फिर किसके लिए? डिस्क्रीट सेट के लिए। किसके लिए डिफाइन करे हैं? डिस्क्रीट सेट के लिए। अब अगर मान लो मेरे पास फंक्शन होता, लिख लिया था सबने गाइज? अरे रिप्लाई तो करो भाई। लिख रहा हूँ एक सेकंड। अब मान लो मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज fx दिया है, कोई फंक्शन है ये। ठीक है, तो हमारा इस केस में अरिथमेटिक मीन क्या होगा? मतलब इसका मतलब है y एवरेज बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b इज गिवन बाय, ये हो गया x इक्वल टू a और ये हो गया x इक्वल टू b। इट इज गिवन बाय दिस एरिया, दिस एरिया विल बी fx इंटू dx का इंटीग्रेशन a से लेकर b डिवाइडेड बाय b माइनस a। सही है।
x डिस्टेंस पे एक छोटा सा हमने स्ट्रिप काटा, ये तो हो गया dx, ये हो गया हमारा y एट x, तो fx dx छोटा सा एरिया हो गया, उसका इंटीग्रल कर दिया, तो fx dx का इंटीग्रल x इक्वल टू a से b डिवाइडेड बाय b माइनस ए, दैट इज योर, दिस इज योर अरिथमेटिक मीन, y की एवरेज वैल्यू। इसको बहुत बार ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब सपोज करो y RMS कैसे डिफाइंड होगा, बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये हो जाएगा fx फंक्शन का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन a से b डिवाइडेड बाय b माइनस a का स्क्वायर रूट। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये फंक्शन चाहिए ही नहीं हमें, हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, ये तो हो गया x एक्सिस, और इस पूरे की जो y की वैल्यूज है उनका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया बेसिकली fx, x पे स्क्वायर नहीं है, पूरे पे स्क्वायर है, हाँ या ना? और ये वाला एरिया ले लिया a से b तक डिवाइडेड बाय b माइनस ए, ये एवरेज निकाला, स्क्वायर वाले का एवरेज, सम ऑफ स्क्वायर्स का एवरेज का स्क्वायर रूट, ये आरएमएस वैल्यू कहलाती है, हाँ या ना? चमका है या नहीं चमका है गाइस? अब तुम ये कह सकते हो कि जो मैंने निकाला था उसको आरएमएस क्यों बोल रहे थे? मैंने क्या किया था, मैंने कहा था करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t स्क्वायर आर dt का इंटीग्रल 0 से लेकर t, और इसको कंपेयर कर दिया था i स्क्वायर आर टी से। तो क्या मैं कह सकता हूं ये i कैलकुलेटेड कितना आ रहा है, स्क्वायर dt का इंटीग्रल 0 से लेकर t अपॉन t का स्क्वायर रूट। किस किस को ये समझ में आ गया कि ये बेसिकली क्या है, i की आरएमएस वैल्यू है बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t इक्वल टू कैपिटल T। अब समझ में आया उसे आरएमएस क्यों कह रहे थे? रूट मीन स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? एक बार ऊपर करना। कोई डाउट है? आरएमएस की वैल्यू बताओगे फिर से, ग्राफ से एफएक्स का स्क्वायर फ्रॉम बी टू ए। देखो हमने अरिथमेटिक मीन कैसे डिफाइन किया, उससे सोचो ना कि आरएमएस कैसे डिफाइन होता। आरएमएस में तुम क्या कर रहे थे, स्क्वायर्स का मीन ले रहे थे, तो स्क्वायर्स का मीन तो यही होगा ना बेसिकली, तो फंक्शन का स्क्वायर बनाओ, फिर उसका एरिया ले लो और b माइनस ए से डिवाइड कर दो, तो स्क्वायर्स का मीन हो गया, हाँ सर। उसका स्क्वायर रूट। डायमेंशनली सही भी तो होना चाहिए एंड में आंसर, y के डायमेंशन में ही तो आंसर आएगा, ये थोड़ी है कि उसका y स्क्वायर के डायमेंशन चाहिए, हाँ या ना? हाँ तो सर। इस तरीके से डिफाइंड है हमारा आरएमएस, ठीक है। ठीक है? किसी और को कोई डाउट आ रहा है? अब इसमें मैं 10 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन फंडा तो उससे कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है? मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लेके हम कहें कि चलो मैथ के क्वेश्चन करते हैं, आरएमएस निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, एम आई राइट गाइज? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कह दूं कि y इज इक्वल टू a साइन
के एक्स है, सही है, y इज a साइन के एक्स। तो y इज a साइन के एक्स है, अगर मान लो लेट कोई क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x। ये a तक जाएगा, ये a तक जाएगा, ये माइनस a तक जाएगा, हाँ या ना। ये एक पीरियड हो गया, ये एक पीरियड हो गया। ये कितना होगा 2 पाई बाय के। ये कितना होगा 2 पाई बाय के। ये मैथ का क्वेश्चन चल रहा है, फिजिक्स का कुछ लेना देना नहीं चल रहा अभी, हाँ या ना। अब मैं कह सकता हूं मान लो हमें y एवरेज निकालना है, y एवरेज निकालना है बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई बाय के। कितना होगा ये, इंटीग्रल ऑफ a साइन के एक्स डी एक्स 0 से लेकर 2 पाई बाय के। ये हो जाएगा a माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय के, 0 से 2 पाई बाय के। ये हो जाएगा a माइनस 1/k कॉस k इंटू 2 पाई बाय के माइनस कॉस 0, k से k कट गया, कॉस 2 पाई, कॉस 0 हो गया, कॉस 0 1, कॉस 0 1। ये आंसर सीधा कितना आ गया 0। मैं कहूंगा आना भी चाहिए था, दिस विल बी दिस एरिया माइनस दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, हाँ या ना। एवरेज वैल्यू y की कितनी आ रही है एक पीरियड में, 0 आ रही है या नहीं आ रही है, गाइस गॉट इट और नॉट। Yes, sir. And this will be the reading of galvanometer based ammeter. This will be the reading of galvanometer based ammeter, हाँ या ना। हालांकि मान लो इसी क्वेश्चन में कोई पूछ लेता कि एक टाइम पीरियड में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए y एवरेज बिटवीन x इक्वल टू 0, ये टाइम कितना है, या टाइम भी सॉरी, x कितना है पाई बाय के। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू पाई बाय के, ये कितना आ जाएगा गाइस, इंटीग्रल ऑफ a साइन के एक्स। अच्छा ये एवरेज में मैंने गलती करी है, मुझे मालूम था 0 आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा बकवास कर दी। नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 पाई बाय के से। किसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा पूरी चीज को 2 पाई बाय के से। इस पूरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, 2 पाई बाय के से। वो तो मुझे मालूम था आंसर 0 आना है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। a साइन के एक्स डी एक्स 0 से लेकर पाई बाय के अपॉन पाई बाय के। ये बेसिकली y की एवरेज वैल्यू निकलेगी इस रीजन में। एम आई राइट गाइज, गाइज गॉट इट और नॉट। हाँ सर। अब सपोज करो ये कितना आ रहा है, माइनस A a upon pi. के कॉस के पाई बाय के माइनस कॉस के इंटू 0 डिवाइडेड बाय पाई बाय के। ये बन जाएगा कॉस 180, वो होता है -1, और कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर भी -1 बन गया, तो -2 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 2a/k डिवाइडेड बाय पाई बाय के से k कट गया, 2a/पाई। आई थिंक एक बार कभी प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, उन्होंने बेसिकली क्या बोल दिया, v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी। इसकी एवरेज वैल्यू, v की एवरेज वैल्यू इन वन टाइम पीरियड हो जाएगी 0, एंड v की एवरेज वैल्यू इन टाइम पीरियड का आधा, वो हो जाएगी 2v0/पाई। नीचे वाली चीज पूछी थी।
तो जो लोग रट के बैठे होते हैं ना कि अरे यार ये तो 0 आती है एवरेज वैल्यू, ये तो देखो यार कितनी देर में पूछा है, हाँ या ना? हाँ सर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। अब आगे बढ़े थोड़ा, कब तक है सर क्लास? बस चलती ही जाएगी बेटा, मैंने बोला था ना कि बहुत देर तक चलेगी आज। 11 बजे तक चला दें? नहीं सर। गाइस यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? अब मान लो हमारे पास ये y है, y भी मत करो, इसे y मत लिखो, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, क्यों मतलब मैथ वाला कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, सपोज दिस इज v नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब सपोज करो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, तो क्या बनेगा? v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार का, याद आ रहा है? 11th में कराया था। यहां पर पीक वैल्यू थी हमारी v नॉट, इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? v नॉट स्क्वायर। अब समझ में आ गया? अब हमें निकालना है, मान लो इसका आरएमएस वैल्यू पूछा है, ये वाला टाइम था 2 पाई बाय ओमेगा, ये वाला टाइम था 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमसे पूछा गया सपोज फाइंड v आरएमएस बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये कितना हो जाएगा? वी टी स्क्वेयर डी टी का इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा का अंडर द रूट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा का अंडर द रूट। ये कितना हो जाएगा? वी नॉट स्क्वेयर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हाफ एंगल फॉर्मूले से अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा इंटू डी टी का इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा। इसको लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट भी है भाई इस पूरे का, ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई बाय ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 2। पहला इंटीग्रल तो 2 पाई बाय ओमेगा ही बनेगा, कॉस का इंटीग्रल बन जाएगा साइन डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। ये साइन बन जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई इज 0, साइन 0 इज 0, 0 माइनस 0, तो सेकेंड टर्म तो 0 ही हो गई। ये 2 पाई बाय ओमेगा कट जाएगा, ये बन जाएगा वी नॉट बाय रूट 2। ये आ गया पीक वैल्यू बाय वी पीक बाय रूट 2। साइनोसॉइडल फंक्शन में, कौन से फंक्शन में? साइनोसॉइडल फंक्शन में आरएमएस वैल्यू इन वन पीरियड कितनी आती है? पीक वैल्यू बाय रूट 2।
एवरीबडी गॉट इट और नॉट? किस किस को समझ में आया है ये अच्छे से? आ गया सर। आ गया सर। लिखने दो सर। लिखो। देखो गाइस, देखो बहुत, ये तो रटना ही है, ये तो रटना भी है कि आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, पीक वैल्यू बाय √2। लेकिन अकेला यही नहीं रटना है, तुम्हें ये भी रटना है ये कब ट्रू है। सिर्फ साइनोसॉइडल फंक्शन में ट्रू है। किसमें है? साइनोसॉइडल फंक्शन में इन वन पीरियड, then the RMS value is peak value by √2। सपोज करो गलत ऐसे हो जाएगा, अकेले तुमने आंख बंद करके अगर रटा, स्टार्टिंग में मैंने कहा था मान लो ट्रायंगुलर वेव एसी होता, मान लो ट्रायंगुलर वेव एसी होता, ऐसा फंक्शन, ऐसे है, ये मान लो टाइम t0 है, ये करंट सपोज से I0 है। पहले तो ये बता दो इसका पीरियड कितना है? पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है? t0 है। 4t0। 4t0 है, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, इसका पीरियड t0 नहीं है, 4t0 है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस प्रकार का ऑल्टरनेटिंग करंट अगर दे दिया क्वेश्चन में, और फिर कह रहे हैं करंट की आरएमएस वैल्यू निकालो इन वन टाइम पीरियड, बहुत टफ पड़ जाएगा। पता है क्यों टफ पड़ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ I² dt, जीरो से लेके कहां तक जाना पड़ेगा? 14 4t0 डिवाइडेड बाय 4t0। यहां पे प्रॉब्लम आएगी, यहां पे अलग फंक्शन लिखोगे, इसको फंक्शन 1 बोलोगे, यहां पे अलग इक्वेशन आएगी फंक्शन 2, और यहां पे अलग इक्वेशन आएगी फंक्शन 3, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो यहां पर 0 से 4t0 के इंटीग्रल को तुम 3 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे कि अंडर द रूट ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर t0 में फंक्शन 1 जो निकलेगा उसका स्क्वायर इंटू dt। फिर यहां पर t0 से 3t0 पे अलग बनेगा फंक्शन 2 का स्क्वायर इंटू dt, और फिर 3t0 से 4t0 पे फंक्शन 3 का स्क्वायर इंटू dt बाय 4t0। मतलब कितना अच्छा होता अगर उसने सिर्फ 0 से t0 तक ही पूछा होता। तो 0 से t0 तक का निकाल सकते हो। I RMS बिटवीन t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t0 तक, ये निकल जाना चाहिए। पहले तो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, y इक्वल टू mx, I इज इक्वल टू स्लोप हो जाएगा I0 बाय t0 इंटू t। सही है? किसी को ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी नहीं आती, तो अभी बताने का कष्ट करें तो बढ़िया है, नहीं तो डांट खाने के लिए तैयार। सबको आती है? अब यहां पे मैं ये कह सकता हूं IRMS चाहिए 0 से लेकर t0 पे, तो दैट इज व्हाट अंडर द रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ I0 स्क्वायर बाय t0 स्क्वायर इंटू t स्क्वायर इंटू dt, 0 से लेकर t0 डिवाइडेड बाय t0। कितना बन रहा है? I0 स्क्वायर बाय t0 क्यूब, t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब बाय 3, t0 क्यूब बाय 3
का अंडर द रूट कितना आ रहा है आंसर? I0/√3। जिसने रटा हुआ था आंख बंद करके कि पीक वैल्यू बाय √2 होता है RMS वैल्यू, वो बच्चा गलत कर चुका है ये क्वेश्चन या नहीं? कर चुका है ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ लेकिन हम भी कहीं अटक चुके हैं। हम किस में अटक चुके हैं? हमसे पूछा गया था IRMS इन 1 टाइम पीरियड, और हम निकाल के बैठ गए उस टाइम पीरियड का 1/4 पे, टाइम पीरियड का 1/4 पे। एम आई राइट? ठीक है कि नहीं है? हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि आंसर सेम आएगा। कैसे? इस ग्राफ को ध्यान से देखें, इस ग्राफ को ध्यान से देखें। क्या मैं ये कह सकता हूं स्ट्रेट लाइन का अगर स्क्वायर करूंगा क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा? एम आई राइट? स्ट्रेट लाइन का स्क्वायर करूंगा कैसा ग्राफ बनेगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ये ग्राफ इस टाइप का नहीं बन जाना चाहिए, इस प्रकार का। इन सारी y की वैल्यूज का स्क्वायर करते जाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, बनेगा ऐसा ग्राफ, कर्व, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला टाइप। हाँ है ना? ये ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, और ये वाला ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर करूंगा तो ये भी ऐसा बनेगा। हाँ या ना? यस सर। अब अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो जरा ध्यान से देखो, ये एरिया अगर ए है, ये एरिया अगर ए है, तो ये वाला एरिया भी ए है। ए होगा। बिल्कुल सही। और ये वाला एरिया भी ए होगा। ए होगा, और ये वाला एरिया भी ए होगा। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर y RMS निकाल रहे हैं, y RMS निकाल रहे हैं 0 से 4 T0 के बीच में, तो वो कितना होगा? 4 टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय 4 T0 का स्क्वायर रूट। और अगर y RMS निकाल रहे हैं 0 से T0 के बीच में, तो वो कितना होगा? अंडर द रूट ऑफ एरिया बाय T0। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं दोनों वैल्यूज सेम आएंगी? मतलब RMS की वैल्यू अगर मैं निकालता एक टाइम पीरियड में 0 से 4 T0, तो जो वैल्यू आती वही टाइम पीरियड के आधे में भी आती, आधे में भी आती। अगर मैं 0 से 2 T0 पे करता तो भी सेम आती, और अगर मैं 0 से T0 के बीच में देख रहा हूं RMS की वैल्यू तो भी सेम आएगी। उससे कम में कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई कहे T0 के आधे तक करूंगा तो आंसर अलग आएगा, फिर I0/√3 नहीं आएगा। एम आई राइट गाइज? नहीं चमका? आ रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ तो आपने आखिरी स्टेटमेंट क्या बोली? मैंने कहा अगर तुम एक टाइम पीरियड में लेते RMS वैल्यू, तो उस टाइम पीरियड के पीरियोडिक फंक्शन है, उसके टाइम पीरियड के आधे में लोगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी। मतलब ये हमने ऐसे लिया, एक टाइम पीरियड में लिया तो जो RMS वैल्यू आ रही है वही टाइम पीरियड के आधे में भी आएगी। हाँ और मैंने कहा नॉट ओनली आधा, उसके 1/4 में भी सेम आएगी। अगर 1/4 की जगह 1/8 कर दोगे तो सेम वैल्यू नहीं आएगी। 1/4 की जगह अगर 1/8 कर दोगे तो सेम वैल्यू नहीं आएगी। गॉट इट और नॉट? अरे 1/8 में तो यार तुम समझे नहीं हो, फिर कहां तक लेने की बात कर रहे हो? T0/2 तक की बात कर रहे हो। यहां पर y एवरेज की वैल्यू सेम आएगी क्या? y RMS वाला जो है उसकी वैल्यू सेम कैसे आ जाएगी? हाँ या ना? ठीक है। ये ऊपर वाले फंक्शन में भी वैलिड है। तुम खुद से देखो, ये VT का ग्राफ था, ये VT होल स्क्वायर वर्सेस टाइम का ग्राफ था। एम आई राइट? फंक्शन के स्क्वायर वर्सेस टाइम का ग्राफ था। तुम ये बताओ, जो ये फंक्शन था इसका पीरियड यह था 2π/ω, इसमें एवरेज RMS वैल्यू क्या आएगी? दिस एरिया प्लस दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू का स्क्वायर रूट। यस। तो अगर मैं इस पीरियड का आधा उठा लूं तो वो क्या आएगा? दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू का स्क्वायर रूट। हाँ और अगर मैं इसका भी आधा ले लूं तो क्या आएगा?
उसके हाफ का आएगा एरिया। तो हाँ, तो ये एरिया, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू का स्क्वायर रूट। यस। तो चीज सेम आई या नहीं आई ये बताओ। हाँ सर। पक्का? तो दिस वाज बेसिकली योर इंट्रोडक्शन टू एसी। गॉट इट? चलो आज के लिए इतना ही काफी है।